हमारी बेबी हालदार। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर में काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोसियों की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देखा, कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें अपने करने लगती। मेम साहब की कोठी के सामने एक कोठी में सुनीम नाम का एक 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने कामों के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है, मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहीं पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई तो उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देख कर बताऊँगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उसने मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देख साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बात कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती तो कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरफ काम करने की राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर लगाकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो?
कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी उस समय घर पर ही नहीं होते थे। इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ। फिर भी मैं चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़कों को लेकर आना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा। तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ कर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल में बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतने पैसों में मैं क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा, यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने की वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताए। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टूटी टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा, जब उस सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्या नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं। मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं। कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख तभी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से में मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती और घर में ताला लगा कर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते देख कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे अब और दो एक कोठियाँ में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसा होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता है जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझ में वह सब होगा नहीं। होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है? शर्म मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती भाई क्या पढ़ रहा और वही सब काम वहाँ कर आकर करती। साहब कहते कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर झाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है। वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बातों को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं कहता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह मुझे देखते उसे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को इस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता था कि वह मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करते। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने लग जाती हूँ और अपने साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ी घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ।
रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो इसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा। वह नहीं, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं कर सकोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बहू सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसे व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा और उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही थी, तभी चाय बनाने के लिए मुझसे न कह वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही भी कम बोलने की थी। मुझसे तो क्या, वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारे बड़ा भाई? तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच वह मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी कि तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल दिया? मैंने कहा कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बीवी। मैंने सोचा मुझसे भूल हुई। एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ा, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आस पास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या आप आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस ने पूछने पर भी कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है। सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही हो? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग का कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं दो एक किताबें खोल कर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पुलट रही थी। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंस कर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनकर था तो उसको सोचने लगेंगे। उस दिन उन्होंने फिर पूछा, कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी
पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री कृष्ण रामकृष्ण याद आ जाते। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा न होती, और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर इधर उधर की बातें न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगती। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र, सत्येंद्र दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से लगे कि जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने सुनने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझे को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? मैं पढ़ सकता हूँ, मैं तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी में एक किताब निकाल ली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी सोचा, लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, वह कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुँह की ओर देख ही जा रहे थे कि उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार मैं ये बेला तस्लीमा नसरीन। तातुस वह बोले बोले तुम यही सोच रही थी न कि कहीं गलती ना हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ घर पर, समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक दो पेज किताब पढ़ने लगी। मैं किताबें लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताबें पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताबें ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने कहा तो। वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरी ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के डार से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं है कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, ज़रूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे ही लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से दो एक पेज रोज लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो दादाजी पूछते कि कुछ लिखा या नहीं। यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि होगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते। नींद टूटने पर भी ये देखते कि मैं जगी हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती हो? मैं कहती, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, मुझे तो यह इतना क्या लिखती पढ़ती है? मैं कहती, वो कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी और बाथरूम की असुविधा भी थी। चारों घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि शुगर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी
हाथ में पानी की बोतल लेने के लिए बाहर जाते थे। अब वे वहाँ बोतल संभारे या सुअर भगाए। मुझे तो यह देखकर सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धो निपट कर जा सकती हो। उस दिन मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन पहुँचने में देर तो हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली जाती, इतनी देर क्यों हुई? कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती, यह भी कोई बात हुई है कि मैं सारा दिन काम कर रही हूँ और लौटे तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बादी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को कितना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने में बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिल आती, और वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट की भी जाने होता तो वह बूढ़ी मकान मालिकिन की स्त्री कहती, कहीं जाती हो रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू ही अकेली है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसका साथ न रहना भी तो नहीं रहने जैसा है न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आँख मुँह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती? जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुँह बंद नहीं होते तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, या अकेली भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छिड़काड़ी करना चाहते थे। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह बहाना बनाकर निकल जाती। इसी तरह मैं सब बच्चों के साथ कहीं जा रही थी तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारती, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातू उसके यहाँ जब पहुँची थी और बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो वह खुशी में वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ करता था। तो उसने कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें उन्हें मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन में बताते उससे मेरे संबंध में जब पूछते तो रहते थे। तब एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों को बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उनसे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देना मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने की भी नहीं कह पा रही थी। मैं स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकल नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों में अनसुना न करती तो करती क्या? मैंने सोचा, अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूँगी, वरना नहीं तो नहीं। मैंने सोचा, यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? मैं कल ही कहीं और ढूंढ लूँगी काम। मैं अपने काम पर जाती रही तो साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम से घर लौट रही थी कि देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे थे। मेरे आस
मेरे पास आ वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यहाँ क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखते हैं। वहीं पहुँच कर देखा, सचमुच ही सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वह सब देखकर मैं सिर पकड़ बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी नहीं मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और थे घर थे उन्होंने तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, जबकि मेरे होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना अपना सामान एक जगह सहेज कर नगर सोचने निकल गए थे। हमें छोड़ छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मुँह था। घर की और ऐसी हालात में उन्हें अकेली नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी कि मुझे देर होते देख मेरे बच्चों भी रोने लगे। ऐसा समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही दो दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती आज फिर किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं कर खोजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालात में क्या किसी को नींद आ सकती। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने उसमें वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो तो वहाँ के साहब से बात करके देख लो ना। मैंने सोचा ठीक तो यह कह रहा था, तुझने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात कर देख ही लूँ। मैंने उनसे कहा, भोला था तुम्हें एक बार चल कर उनसे बात कर लो। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातू इस अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वे बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसे नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे हम लोगों के घर में बुलडोज़र से तोड़ डाले गए हैं और कैसी सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर उसमें रहने पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, उससे आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुनता तो फ़ौरन बाहर आया और बोला, दास से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तुम रात को क्यों नहीं बोल चली आई। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही है। तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा, अब सब कहेंगे। तातुस बोले, अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई और घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लदवा कर बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में सोच रही तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरे में मेरे लिए खाली कर दिया। उसने कमरे में अपना सारा सामान जमा में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता। नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी। तभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना सकती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद न खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने
की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देख तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती, सारा दिन काम करती रहती, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया नहीं, तुमने कुछ खाया हो या? जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तो उसने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम करने लगी एक लड़की हो। यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। कभी तबीयत खराब होती तो चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम से हम करने लगने पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच करता हुआ लिख देता, मैं उसकी पर्ची लिख कर तो उसको दे देती तो वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे नाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वे फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों की इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर सकूँ, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर में कोई सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता। 2 मास से मुझे अपने लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातू शायद यह समझते थे। एक हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद